दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एंग्जाइटी क्या होती है, इसकी अलामात क्या हैं और ये क्यों होती है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर की इकसाम क्या है और इसके इलाज के लिए किस किस्म के माहिरीन से रब्ता किया जा सकता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली 4 तरह का होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर को। ये वो हालत है जिसमें दिमाग में हर वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जैसे सवालों का एक इंतहाई तकलीफ के और ना ख़त्म होने वाला लूप चलता रहता है। और इन सवालों का फोकस हमेशा एक बदतरीन नतीजा होता है। वसन अगर मेरे मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी तो, अगर मैं जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया तो, कहीं दफ्तर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, सोचने का ये सिलसिला वक्त के साथ इंसान की तमन्नाई और एतमाद दोनों को खा लेता है। एक मुस्तकिल थकावट, चिड़चिड़ापन, फैसले करने से डरना, उनको डिले करते रहना जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के की फीचर्स हैं। फिर आता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें लोगों से मिलने और बातचीत करने से शदीद घबराहट तारी होना शुरू हो जाती है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान ये महसूस करना शुरू हो जाए कि लोगों की तवज्जो उस पर मरकूज है, खौफ की वजह बन जाता है। ऐसे में दिल तेजी से धड़कने लगता है, आवाज़ कमती है और इंसान चाहता है कि बस ज़मीन फट जाए और वो गायब हो जाए। इवेंचुअली सोशलाइजेशन के इस खौफ के बायस लोग अपना लाइफस्टाइल ही बदल लेते हैं और हर उस जगह पर जाने से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जहां उनको लोगों से मिलने का अंदेशा हो। फिर आता है पैनिक डिसऑर्डर। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक बहुत तकलीफदेह हालत है। ये वो कैफियत है जिसमें बैठे बिठाए अचानक शदीद खौफ की वजह से एक दौरा सा पड़ता है। दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है, सांस रुकने लगती है और लगता है जैसे हार्ट अटैक होने वाला है। पहली बार जब इंसान के साथ ऐसा होता है तो ये समझता है कि वो मरने वाला है, लेकिन असल मसला तब शुरू होता है जब ये खौफ मुस्तकिल रहने लगता है कि कहीं नीचे फिर से तो पैनिक अटैक नहीं हो जाए। फोबियस एंग्जाइटी डिसऑर्डर की चौथी किस्म है। इस कैफियत में इंसान किसी महसूस चीज़, जानवर या सूरत हाल से गैर मामूली और शदीद खौफ महसूस करने लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पन जगह से, किसी को अंधेरे से, किसी को पानी या जानवरों से और किसी को जहाज से सफ़र करने से। ये खौफ इतने ताकतवर और इर्रेशनल होते हैं कि इंसान इन चीज़ों या हालात से बचने के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूल बदल देते हैं, हत्ता कि बाज़ औक़ात अपनी आम सरगर्मियाँ, डेली एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसी भी किस्म का हो, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता, लेकिन खुशकिस्मती से इसका इलाज मुमकिन है और बआसानी मुमकिन है। आइए देखते हैं कि इसके लिए किन माहिरीन से मदद ली जा सकती है। आमतौर पर सबसे पहले लोग अपने फैमिली फिजिशियन से रुजू करते हैं। वो सिम्टम्स को देखते हैं और गाइड करते हैं, और ज़रूरत महसूस करें तो किसी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर देते हैं ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। अक्सर लोगों को आमतौर पर एक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बारे में एक बहुत वेग सा अंदाज़ा होता है। उन्हें एक बड़ा मुबहिम सा अंदाज़ा होता है कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट बातचीत के ज़रिए से इलाज करते हैं और साइकियाट्रिस्ट नेचुरली दवाएं देते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन सवाल ये पैदा होता है, तो फिर इनमें से किसको कंसल्ट करना चाहिए अपनी एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट के लिए। ये मामला उस वक्त ज़्यादा पेचीदा हो जाता है जब लोग समझते हैं कि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट वो तो सिर्फ बातचीत करते हैं, साइकोथेरेपी सिर्फ बातचीत होती है, तो वो एंग्जाइटी जैसी मेडिकल कंडीशन का इलाज कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ जब वो साइकियाट्रिस्ट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ये खदशा होता है कि उनकी दी हुई दवाई हमेशा लेना पड़ेगी, उन पर इन्हिसार करना पड़ेगा और वक्त के साथ वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे। इसके अलावा दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स का खौफ भी परेशानी पैदा करता रहता है। तो फिर किसके पास जाए? इस सारी सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये याद रखिए कि एंग्जाइटी की जड़ दिमाग के केमिकल बैलेंस के बिगड़ने से जुड़ी होती है। इसका मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स में अदम तवाज़ुन पैदा होना है। न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग के केमिकल मैसेंजर्स या पैगाम प्रसान है, जिनके बारे में हमने इस सीरीज़ की पहली वीडियो में काफ़ी तफसील से बातचीत की थी। जब इन केमिकल्स में एक अदम तवाज़ुन या डिसबैलेंस पैदा होता है तो दिमाग का अलार्म सिस्टम हर दूसरी बात पर खुद से ऑन हो जाता है और मुसलसल एंग्जाइटी का एहसास पैदा करता रहता है। इस बैलेंस को बहाल करना दरअसल एंग्जाइटी के इलाज का बुनियादी मकसद होता है। अब यहाँ पर लोगों का ये सवाल काफ़ी वैलिड होता है कि अगर वह कोई दवा नहीं ले रहा, महज बातचीत पर अपनी साइकोथेरेपी या केमिकल बैलेंस कैसे रिस्टोर कर सकती है? बातचीत एक मेडिकल कंडीशन को कैसे एलिविएट कर सकती है?
तो इसका जवाब ये है कि हमारे बचपन से सीखे थे सोचने के मंफी अंदाज और रवैये, जैसे हर बात में बदतरीन नतीजा सोचना या खुद से मनफी बातें करते रहना, राह रास्त दिमाग के न्यूरोकेमिकल बैलेंस पर असर डालते हैं। स्ट्रेस केमिकल्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन को मुसलसल एक्टिव करते हैं। जब ये हालत लंबे अरसे तक बरकरार रहती है तो यही केमिकल रिएक्शन सेरोटोनिन, डोपामीन और गेबा रिसेप्टर जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, जो आपके मूड, नींद और तवज्जो पर असर डालते हैं, और यूं एंग्जाइटी डिसऑर्डर मज़ीद गहरा होता चला जाता है। इसको तफसील से जानने के लिए इस सीरीज़ की पहली वीडियो ज़रूर देखें। अब आप जब किसी ट्रेन थेरेपिस्ट जो कि एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर हो सकते हैं उनके साथ काम करते हैं, तो वो आपको ये सिखाते हैं कि कैसे इन तबाहकुन सोचने के अंदाज़ों को पहचानना है, किस तरह इन नेगेटिव थिंकिंग स्टाइल्स को रोकना है, और यूँ आप नेचुरली कोर्टिसोल और एड्रेनालिन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, यानी कि सोच में मुस्बत तब्दीली पैदा करके मसले को हल करते हैं। ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता न्यूरोट्रांसमीटर्स का तवाज़ुन बहाल कर देता है और आप खुद को ज़्यादा पुरसकून, फोकस्ड और मुतवाज़न महसूस करते हैं। एक काउंसलर के पास आमतौर पर काउंसलिंग या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री होती है। वो दवाएं नहीं देते हैं, लेकिन उनकी साइकोथेरेपी देने की ट्रेनिंग आपके सोचने के अंदाज और बिहेवियर्स में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड करती है। साइकोलॉजिस्ट के पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट या फिर साइडी, जिसका मतलब है डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी की डिग्री होती है। ये प्रोफेशनल्स ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपर्ट्स होते हैं और थेरेपी और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हाईली ट्रेंड होते हैं। ये इवेंट्स बेस्ड टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स ज़हनी हालतों को समझने और उन पर काम करने में मदद देते हैं। काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर दवाएं नहीं लिखते। अब देखते हैं कि एंग्जाइटी के इलाज की इस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल है। और ये सवाल कि क्या साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ सारी उम्र लेना पड़ेंगी। अमूमन लोग साइकियाट्रिस्ट के पास उस वक्त पहुँचते हैं जब उनकी एंग्जाइटी बहुत शदीद हो जाती है कि किसी थेरेपिस्ट की हदायत पर अमल करना या तवज्जो मरकूज रखना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में एक साइकियाट्रिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। वो दवाएं देते हैं जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं और उनको डायरेक्टली बेहतर करती हैं। ये दवाएं दिमाग को पुरसकून करती हैं, आपके अंदर केमिकल बैलेंस को रिस्टोर करती हैं, जो सोचने और सीखने के लिए ज़रूरी है। साइकियाट्रिस्ट नेचुरली एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसके पास एनडी या एमबीबीएस की डिग्री होती है। उसके बाद उन्होंने साइकियाट्री में स्पेशलाइज किया होता है। ये डॉक्टर्स दवाएं लिखने का लाइसेंस रखते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन वगैरह। वो दिमाग के न्यूरोकेमिकल पहलुओं पर फोकस करते हैं। जब दवाएं आपके दिमाग को रीसेट कर देती है तो फिर एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा मौसर साबित होता है। वो आपको ये सिखाते हैं कि मुस्तकबिल में अपनी सोच और रद्द-ए-अमल को कैसे बेहतर बनाना है ताकि एंग्जाइटी दोबारा आप पर काबू ही ना पा सके। इसलिए मेडिसिन और थेरेपी का कॉम्बिनेशन अक्सर सबसे बेहतर इलाज बनता है, क्योंकि दवा दिमाग को संभालती है और थेरेपी आपके रवैये और सोच को दुरुस्त करती है। यहाँ ये सवाल कि क्या आपको ये मेडिसिन सारी उम्र लेना पड़ेगी, तो इसका जवाब है नहीं। जब साइकियाट्रिक मेडिसिन केमिकल बैलेंस को रीसेट कर देती है तो साइकोलॉजिस्ट की बातों पर अमल करना आसान हो जाता है। जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता नए रवैये सीखना शुरू कर देता है और नए रवैये सीख लेता है तो अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना सीख जाता है, और साइकियाट्रिस्ट इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन की क्वांटिटी कम करते जाते हैं, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब इन मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं रहती। दवाएं लाइफ टाइम से उस वक्त लेने की ज़रूरत पड़ती है जब कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर नए रवैये नहीं सीखता और एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत नहीं बढ़ाती। इस तरह दवाओं से जान छुड़ाने में एक शख्स का अपना रोल सबसे ज़्यादा अहम होता है। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। अमूमन जब लोग साइकियाट्रिक मेडिसिन लेते हैं और चंद हफ्तों में बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अब तो वो ठीक है, अब तो वो मेंटली और फिजिकली फिट हैं, और उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो खुद से मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। ये ख़तरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही दवाइयों का असर ख़त्म होता है एंग्जाइटी ज़्यादा शिद्दत से हमला करती है। इसलिए दवाएं ना तो साइकियाट्रिस्ट के मशवरे के बगैर लेनी चाहिए ना छोड़नी चाहिए। याद रखें, ये सब एक प्रोसेस है। दवा आपके दिमाग को मुतवाज़न करती है और थेरेपी आपके सोचने और रिएक्ट करने के तरीके को ठीक करती है। जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो एंग्जाइटी पर काबू पाना आसान होता है। ये कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक काबिल इलाज हालत है जिससे बाहर निकला जा सकता है, सही मदद और वक्त के साथ।
आप दोबारा एक पुरसुकून, मुतवाज़न और फोकस ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि पहला कदम उठाएं और किसी से मशवरा करें। आप अपने फैमिली डॉक्टर से शुरू कर सकते हैं और अगर वो मुनासिब समझें तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली और इस सिलसिले की आखिरी वीडियो में हम एंजाइटी के इलाज पर मज़ीद बात करेंगे और एक साइकोथेरेपी की किस्म जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या CBT कहते हैं, जो एंजाइटी के इलाज में गोल्ड स्टैंडर्ड समझी जाती है, उसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करती है। और इसके अलावा साइकियाट्रिस्ट भी दी गई आम दवाओं के बारे में भी जानेंगे और फिर ऐसे सेल्फ हेल्प टिप्स भी सीखेंगे जिनसे आप खुद अपनी एंजाइटी को राइट वे कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आपको प्रोफेशनल हेल्प ना मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।